नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से रुख करेंगे अहम खबरों का। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर एनडीएस ग्राउंड लेह में 7 दिवसीय जलवायु उपवास पर बैठे हैं। जलवायु उपवास का मकसद लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा भर्ती प्रक्रिया और लेह और करगिल के लिए अलग लोकसभा सीटों जैसी मांगों को पूरा करवाना है। आज गृह मंत्रालय में सोनम वांगचुक की जानिब से गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया था। प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से चर्चा की। ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। लद्दाख का डेलीगेशन अभी गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मुलाकात करके निकला है। सर, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हमने ये मीटिंग जो था, हम लोगों ने इसमें शमूलियत करने के लिए इसलिए कहा था कि जो इश्यूज लद्दाख के बारे में है हमने उठाए हैं, वो अनकंडीशनल इस बार जो आगे का बातचीत का दौर होना है उसमें क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखेंगे उसके बारे में था। तो हमने जो है सरकार के सामने जो एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से 4 मुद्दे जो जिस पर हम इस इशू को उठा रहे हैं, उसमें स्टेटहुड का मसला हो, 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने की बात हो और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और सर्विसेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का, तो वो हमने उनके सामने रखा है। तो काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा हुआ। जहाँ तक गृह मंत्री जी का और जो गृह ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से यही इजलाह था कि हाई पावर कमेटी के साथ डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए। तो हमने इसमें अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन हमने कंडीशन यही रखा जो हमारे जो मुद्दे हैं उसको टर्म्स ऑफ कंडीशन में रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन इसमें से कंक्लूजन जो ये निकला कि उनकी तरफ से अब दोबारा शायद कंपोजिशन को लेके है जो इश्यू डिस्कस करने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, वो दोबारा हमें कुछ बताएंगे। तो उस पर फिर हम निर्णय लेंगे कि हम बातचीत का दौरा कंटिन्यू हाई पावर कमेटी के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम बाद में उस पर फैसला करेंगे। थामसुंग चुवांग जी, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेटहुड की आप लोग मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग रहे हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये जो डिमांड है हमारी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को 2 चीज़ों से वंचित रखा गया है। एक है लद्दाखियों की रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, दूसरा लद्दाखियों को अपनी सारी चीज़ों की, लैंड से लेकर जॉब से लेकर बाकी सारी कल्चरल है, लैंग्वेज, इन सारे को प्रोटेक्शंस के लिए, इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर लद्दाखियों को रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में स्टेटहुड लद्दाख को मिले, ताकि जो भी लद्दाख के लिए लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, वो लद्दाखी बना ले, इम्प्लीमेंट भी लद्दाखी कर ले, क्योंकि लद्दाख को लद्दाखी बेटर वे में जान सकते हैं। लद्दाख की डेवलपमेंट कैसी हो वो लद्दाखी डिसाइड करें, इसलिए हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम लद्दाख से आए ही इन्हीं चीज़ों के लिए कि जो रेजिडमेंट पाया जा रहा है लद्दाख के अंदर, स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के, 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के। हमारे पीएचडी स्कॉलर्स आज जॉबलेस हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और एक तरह की हम देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ एमएचए की तरफ से जो कंपोजिशन है उसको इस पर रिव्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो मुलाकात करके तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी पॉजिटिव रही है मीटिंग। बड़ी बात यह है कि हाई पावर कमेटी से के साथ आगे की बातचीत के लिए एक राह निकालने की कोशिश की गई है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन के 5 साल पूरे होने पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जहां जम्मू कश्मीर शुरू होता है वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, ये हमारी संस्कृति में है। भारत लोकतंत्र की माता है, भारत लोकतंत्र का मंदिर है। इन शब्दों का उल्लेख विश्व स्तर पर है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र के प्रशासन में 5 साल पूरे कर चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को यह सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, वह स्वतंत्र संस्था है। जहां तक बीजेपी की बात है, चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा से तैयार है।
मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा यह निर्णय चुनावी आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सशर्त पासपोर्ट जारी किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इल्तिजा की याचिका पर कोर्ट ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इल्तिजा मुफ्ती को कुछ शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी किया गया था। उन्हें पासपोर्ट सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी के लिए जारी किया गया था। इस पासपोर्ट के जरिए वो सिर्फ UAE ही जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिल्म आदिपुरुष के कंटेंट पर विवाद थम नहीं रहा है। फिल्म के संवाद और चित्रांकन पर नाराजगी जताई जा रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि फिल्म से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने देश और दुनिया भर में फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की है। जब से आदिपुरुष फिल्म की रिलीज हुई है तब से ये फिल्म विवादों में है और आज राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया है। क्यों आज प्रोटेस्ट किया गया? देखिए, जिस प्रकार से ये फिल्म 16 तारीख को रिलीज हुई है, जब पहले भी ये जनवरी के महीने में यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब भी भारी विरोध जो है वो पूरे देश के अंदर हुआ। हमने भी विरोध प्रदर्शन किया। कई चीजें जो है वो हमारे धर्म के खिलाफ थी। उसके बाद इस फिल्म को 6 महीने देरी से जो है वो रिलीज किया गया। हमें आशा थी कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज प्रदर्शित नहीं की जाएगी जो हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करती होगी, लेकिन इस फिल्म को प्रदर्शित होने के बाद समाज के अंदर एक भारी रोष है। जिस प्रकार से कैरेक्टर दिखाए गए हैं, कहीं भी रामायण के अंदर से ये मैच नहीं करते। एक रामानंद सागर जी ने जो रामायण जो हमें दिखाई, वो एक दिशा निर्देश दिखाती है, राम के चरित्र को दिखाती है, माता सीता के चरित्र को दिखाती है। इसके अंदर क्या निर्देश मतलब शिक्षा देने का काम जो है वो निर्माता निर्देशक के द्वारा किया गया है। क्या आपकी आपत्ति संवाद को लेकर है, जो संवाद इसमें किया गया है, या आपको जो कैरेक्टर हैं आपको लगता है कि जो इस मंशा जो दिखती है इसके पीछे वो गलत है? देखिए, ये फिल्म जो है ये पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई गई है और हिंदू समाज के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम किया गया है। क्यों हमारे धर्म के ऊपर कोई भी फिल्म बनाएगा और हम सहन करेंगे? आज पूरे देश के अंदर बाइकॉट आदिपुरुष का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। कोई इसको बर्दाश्त नहीं। जिसने रामानंद सागर की रामायण देखी है वो कतई भी ऐसी फिल्म को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस फिल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मांग क्या है? क्या मांग? हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। यह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर इस फिल्म को छोटे बच्चे देखेंगे तो उनके जहन के अंदर क्या आएगा, रामायण का क्या स्वरूप उनके दिमाग के अंदर बैठेगा, ये चीजें सोचने वाली हैं। तो सीधे सीधे आपत्ति है और ये मांग की गई है कि आदिपुरुष को बैन किया जाए। और राष्ट्रीय बजरंग दल भी, इनका साफ कहना है कि जम्मू में भी जहां जहां ये फिल्म लगी है उसको जो है उसका जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, उस फिल्म को रोकने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और पिछले कुछ समय से हिमालयन रेंज में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आने वाले भूकंप का असर कई बार दिल्ली और NCR और आसपास के राज्यों तक देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए IIT कानपुर ने एक स्टडी की है। भूकंप वैज्ञानिक अंजलि ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये एक बड़े भूकंप के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि IIT कानपुर द्वारा की गई स्टडी पहली नहीं है। ये पहले ही बताया गया है कि जहां जहां प्रेशर रिलीज नहीं होता वहां पर बड़े भूकंप आने की संभावना होती है। कुछ समय से हिमालयन रीजन पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब IIT कानपुर की एक स्टडी सामने आई है जो साफ तौर पे बता रही है कि ये बड़े भूकंप का जो है वो अंदेशा है।
क्या ऐसा सच में है और बार बार क्यों भूकंप के झटके आ रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ अर्थक्वेक एक्सपर्ट अंजलि जी हैं। मैम, जैसे मैंने कहा, आईआईटी कानपुर की रिसर्च साफ बता रही है कि बार बार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये बड़े भूकंप का अंदेशा है। देखिए, इसका कारण समझना पड़ेगा कि पृथ्वी जो है उसकी सतह कई खंडों से बनी हुई है। 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उसके नीचे क्या है कि इतनी गर्मी है, उसके कारण पत्थर पिघला हुआ है, स्राव बना हुआ है और इसलिए ये प्लेटें तैरती रहती हैं। मगर फिर इसका आपस में टकराव होता है और वहां पे भूकंप आता है, क्योंकि टकराव से प्लेट एक दूसरे के साथ फंस जाती है, कई बार रगड़ जाती है और वो तरंगे सी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से तरंगे आती हैं, ऐसी हमें भूमि पे महसूस होता है। मैम, अगर हम 18 जून की बात करें तो अभी देखा गया कि जम्मू कश्मीर में 6 बार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस हुए और फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है। तो क्या ये किसी बड़े वहां पे संकेत है एक अर्थक्वेक का, ये कह सकते हैं, या सिर्फ हिमालय रीजन की ही बात करें? इतने झटके का मतलब है कि स्ट्रेस रिलीज इतना बिल्डअप हो चुका था और वो रिलीज हो रहा है, मगर एकदम श्योरिटी से भी नहीं कह सकते कि बड़ा अर्थक्वेक आएगा और दूसरी तरफ हमें तैयार भी रहना चाहिए कि आ भी सकता है। इसलिए जो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए तो मतलब हर जो ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं, हमारे देश में तकरीबन 50% से अधिक लैंड अर्थक्वेक प्रोन है, तो हमें तो तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी आजकल की नहीं है। इसके लिए तो सबसे पहले हमारे को बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगी, और ऐसा हुआ नहीं है पिछले पास्ट में और लोग समझ नहीं रहे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इतनी बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं, स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर करते हैं, पर लोग फिर भी कंजूसी कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सरिया अधिक डालना है और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बहुत जरूरत है कि वो ठीक से नक्शा पास करे, तभी वो ठीक बिल्डिंग बन सकती है। लोग तो यहां तक कि अच्छी बिल्डिंग बनी में भी कई बार गलतियां कर देते हैं। छत पे 2 टंकियां एक तरफ अधिक फालतू रख देते हैं पानी की, उससे क्या है लोड डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है। बालकनी को कवर करके कमरा बना लेते हैं और वो भी लाइट वेट मटेरियल नहीं यूज करे, प्रॉपर दीवारें बना रहे हैं, तो इससे एक अच्छी वाली बिल्डिंग भी भूकंप के उसमें ग्रास में आ सकती है। और इसके लिए सबसे जरूरी है जानकारी। और हाँ, हमारे देश में भी और एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ही देखें, हमें और पढ़ाई, यानी कि इंजीनियर्स जिनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने का सब ज्ञान है, ये भी कम है। आर्किटेक्ट्स भी पूरी तरह नहीं जानते इस चीज को, और बनाने वाले जो मेसन्स हैं वो भी कमी है उनकी, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना सके। तो पूरा होलिस्टिकली एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले कम्युनिटी को ही आगे बढ़ना होगा। हम खुद अपनी जान बचाने के लिए पहला कदम उठाएंगे और पैसे खर्चेंगे और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करेंगे, तभी सब कुछ फर्क आएगा। बिल्कुल, जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा आप अंजलि जी से सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि एक बड़ा भूकंप के झटके जो हैं वो आ सकते हैं और बड़ा भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए और अवेयरनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सांबा जिले में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 यात्री जख्मी हो गए हैं। तीनों घायल राजस्थान के बताए जा रहे हैं। 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। यह सड़क हादसा सांबा के ठंडी खोई इलाके में हुआ। बताया जाता है कि घायल व्यक्ति माता विष्णु देवी के दर्शन कर राजस्थान लौट रहे थे। घायल यात्रियों का इलाज विजयपुर के आपातकालीन अस्पताल में जारी है। हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, आगे चौक में वहाँ थोड़ा जाम था, क्लियर करा रहे थे, तो हमें पता लगा यहाँ पे जो है आल्टो जो है, इसको राजस्थान की गाड़ी है पंच, इसने हिट कर दिया है। तो लकीली अब यहाँ पहुँच गए मौके पे। तो जो 3 थे इंजर्ड हैं राजस्थान के, वो शायद यात्री है, वैष्णो माता वाली साइड से आ रहे थे, उन्होंने हिट किया आल्टो वाली गाड़ी को पीछे से। तो ये जो है ये चाचा चला रहे थे लाल मोहम्मद, वो ठीक है, उनको बिठाया हुआ हमने। जो इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल छोड़ के आए विजयपुर। बस यही है, रोड क्लियर कर दी है हमने साथ। अवैध अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण पूरे कश्मीर में वाटरशेड विशेष रूप से गुलसर, खुशालसर और अंचार सिकुड़ रहे हैं। नागिन झील संरक्षण संगठन का मिशन इन जल निकायों को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है और उन्हें बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना है। स्थानीय लोगों और सरकारी विभागों के सहयोग से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा इसकी सराहना की जा रही है। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में पानी की गुणवत्ता में किसी तरीके का सुधार हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। वेटलैंड्स तकरीबन
60 से 70% वैनिश हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी, सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई ये हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशहाल सर और गिल सर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 3 साल पहले हमने 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अकेला ही चला था, फिर लोग जुड़ते गए, कारवान बढ़ता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक़्त के फार्मर डिवकाम साहब का, जिन्होंने मुझे शाना बशाना इसमें सपोर्ट दिया। वो कितनी बार यहाँ आए ये आप मुझसे पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए। उसके बाद हमें हौसला अफजाई मिली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में हमें हौसला अफजाई की। उसके बाद LG साहब ने 3 बार इस गिल सर का, खुशहाल सर का जिक्र किया। अगर आप आज से 2.5 साल पहले यहाँ आते तो इसकी हालत ऐसी ख़राब थी। आप लीजिए ये जो खुशहाल सर है, इसमें लोग चलते थे, इसमें जानवर चलते थे, ये फुल्ली एनक्रोचड था। अब यहाँ के लोगों ने एक मुहिम उठाई है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान, ये मेरा पूरा साथ देते हैं। अब जो लैंड माफिया वाले हैं वो 0.5% भी नहीं है, उनके साथ कुछ पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ खुशहाल सर में काम नहीं हुआ। लेग्स के श्रिंक होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा सारा ये, जब श्रिंक होता जाएगा। अगर 4 या 5 दिन यहाँ पर कंटिन्यूसली रेन हो जाएगी तो शहर खास ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह बचाए। इस पे हम सबको एहसास एक मैं कोशिश करता हूँ लाने के लिए। यहाँ इस वक्त हम कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी को, NIT को, हम सब एक मिलके हम काम कर रहे हैं और एक रे ऑफ होप हैज इमर्ज्ड। गवर्नमेंट से पहले हमारी ये गुजारिश है कि ये हैंड ओवर होना चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी तक तो ये लावारिस है। पिछले 20 साल से हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ताकि कल अगर कोई मसला यहाँ हो, लैंड माफिया के साथ हमारा होता है या किसी और के साथ कोई घर बनता है यहाँ पर, तो उस वक्त हम उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है और इसकी वजह से जब देखिए 2014 में जो फ्लड आया था, सारा जो फ्लड है वो इस साइड में इन्होंने डाइवर्ट किया था थ्रू या डाल जेल से। फरवरी 2021 से हमने जब से ये शुरू किया है इस मिशन एहसास का काम, और तब से हम इसकी सफाई की निगरानी खुद भी करते हैं। तमाम चारों तरफ जो एरिया है मोहल्ले वाले इसमें आजू बाजू रहते हैं। जो अभी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी की खाल वगैरह जो उसके अंदर है वो सब इसमें डालते थे पहले 2021 के बाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से हमने ये चारों तरफ मोहल्ले वालों ने ये जिम्मेदारी ली है तब से हम किसी को नहीं डालने देते हैं अब इसमें, क्योंकि वो पहले जैसा गंदा नहीं होना चाहिए। श्रिंक असर होना है जो फ्लड आएगा तो फ्लड से शहरी खास जो है सो वो सारा, क्योंकि ये डल झील का पानी जो छोड़ते हैं ना फ्लड के वक्त, वो सारा कन्वर्ट इधर ही करते हैं, गिलसर फिर खुशहाल सर, डल भी ख़राब हो जाएगा और ये जो गिलसर है और खुशहाल सर है जो आजू बाजू है इसमें आचार वगैरह ले सब तबाह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और कश्मीर घाटी में अब नाइट स्पोर्ट्स के आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लड लाइट लगाने से ये संभव हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। श्रीनगर शहर सहित अन्य जिलों में रात्रि खेलों की संस्कृति विकसित होने लगी है। फुटबॉल, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, पोलो ग्राउंड, रग्बी फील्ड, पोलो ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड को बढ़ावा देने के साथ साथ TRC ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगाने से अन्य खेलों को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। प्रशंसकों को खेलों से जुड़ने और आनंद लेने के नए अवसर मिल रहे हैं। ये मेन जो मैंने यहाँ पर देखा है कि समझो प्रैक्टिस हमारी 6:37 होती है, तब यहाँ पर ऑलमोस्ट सब बंद होता है, तो पीपल कम विद देयर फैमिलीज एंड दे वॉच अस प्रैक्टिस, इवन प्रैक्टिस मैचेस आल्सो। सो वो बहुत बेनिफिट हो गया हमारे को और हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये और आगे आगे इसमें टूर्नामेंट्स हो कि लोग आए हमारे को देखे, हमें अप्रिशिएट करे ये सब, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। हमने देखा है कि हमारा यूथ बहुत ड्रग्स की ओर गया है, विच इज़ सो सैड फॉर आवर पार्ट ऑल्सो। तो इससे हम ये चाहते हैं कि यूथ इनकरेज हो कि वो फुटबॉल आए। इनफैक्ट क्रिकेट ग्राउंड्स में भी फ्लड लाइट है, तो वो
ये चीज़ यूटिलाइज करें अपने फुली पे, तो वो सबके लिए अच्छा ही रहे। यहाँ पर आपने फ्लड लाइट्स जो इंस्टॉल की है, इसकी वजह से जो यूथ है, जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्टडीज़ को सफ़र ना हो उनकी, और वो स्पोर्ट्स को भी आगे जा सके, नेशनल खेल सके, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस फ्लड लाइट से। ये फ्लड लाइट्स तो अभी जो हमारे लड़के हैं, अभी ये तो मुझे लगता है तकरीबन सारे प्लेयर्स दिन में तो बिज़ी होते हैं अपने कामों के साथ, तो इनको शाम को ही टाइम मिलता है यहाँ पे खेलने का, तो हम आते हैं यहाँ पे और खेलते हैं, एंजॉय करते हैं फुटबॉल। ऐसा मैं पहले अपने स्कूल में खेलता था, वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते थे, आई गेस खाली लंच टाइम तक हमारा टाइम था। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, फ्लड लाइट्स काफ़ी मतलब हेल्प कर रही हैं हमें, और ज़्यादा देर तक खेलने का टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जो कल्चर ऑफ स्पोर्ट है, जैसे अभी विंटर आएगा, सब लोग नॉर्मली घर पे बैठते हैं, अगर लाइट्स हो, एक्टिविटी चले, इट विल ओनली एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू कम आउट ऑफ देयर होम्स। उससे एक एक्टिव लाइफस्टाइल का भी बेनिफिट आता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि अभी लाइट्स यहाँ पे लगी हैं, इससे हमारी टीम का भी ट्रेनिंग सेशन शाम को आता है। यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वे ऑफ लाइफ नाउ। जितने लड़के ट्रेनिंग नहीं करते हैं, उतने अब लोग भी देखने आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आ रही हैं, सो एक कल्चर बन रहा है। इट विल टेक सम टाइम, बट आई एम श्योर यू नो वी आर ऑन द राइट पाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। और भगौड़े खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली, और गोली लगने के बाद मौके पर ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ढेर हो गया। निज्जर इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए ने साल 2022 में भगौड़े खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उस पर पंजाब के जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप था। कनाडा से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां से हवाला के मार्फत फंडिंग की भी व्यवस्था किया करता था। इसी मामले में एनआईए द्वारा एफआईआर दर्ज भी की गई थी। तो चलिए इसी के साथ प्राइम नून एट 3 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। स्वागत है आपका।